बजट 2022 में पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी अजय सेठ सर और साथ ही प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र संजय सान्याल सर। सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, काफ़ी बैलेंस्ड बजट है। उम्मीद की जा रही थी कि 5 राज्यों के चुनाव है तो कोई पॉपुलिस्ट बजट होगा, तो क्या देखकर क्या ग्रोथ जो आपने 35% इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग रखा है, कैपेक्स आपने 35% रखा है, क्या मेजर फैक्टर इस बजट में आप कहेंगे कि कॉमन मैन के लिए है? देखिए, ये जो बजट है ये आज की जो हमारी चुनौतियां हैं उन्हें एड्रेस करता है और आने वाला जो समय है, और कल और परसों की बात नहीं है, अगले कई वर्षों तक उसकी भी जो हमारे यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे भी एड्रेस करता है, उसकी भी नींव रखता है। ये इस समय सबसे ज़रूरी यह है कि इन्वेस्टमेंट इकॉनमी में बढ़ सके, उससे फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और उसके जो भी काम करना है, खाली धनराशि की व्यवस्था करनी वही नहीं है कि जैसे 35% इसमें इंक्रीज़ करी गई है और 3 वर्षों में उसे दुगना कर दिया गया है कि इस वर्ष 7.5 लाख करोड़ दिया गया है और राज्यों को जो मदद दी जा रही है उसमें भी बढ़ावा किया गया है। इसी के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की एजेंसीज़ हैं उनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जा सके और जो बैंकेबल प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकें उस पर भी जोर दिया है। साथ ही साथ ये व्यवस्था की गई है, ये सोचा गया है कि जो एक अमृतकाल का पीरियड है वहाँ पर हमारे यहाँ क्या अवसर आने वाले हैं उन्हें भी एड्रेस करने का, वहाँ पर उसकी एक नींव रखने का भी प्रयत्न किया गया है। सर, लेकिन इस बार एक उम्मीद थी कि कॉमन मैन को या कहें कि मिडिल क्लास को, क्योंकि बजट का जो टैक्स रेवेन्यू था वो काफ़ी अच्छा था, ऑलमोस्ट हम एक्सीड कर रहे थे उस टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन को, तो सर उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं एक सौगात सरकार उस फ्रंट पे भी देगी, लेकिन वहाँ इस बार नहीं किया गया है। तो सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि कई सारे ब्रैकेट में मिडिल क्लास को हम देख सकते हैं। सर, उसको मैं थोड़ा और रिफाइन कर देता हूँ। सैलरीड क्लास यदि हम कहें कि उसको कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर थी सरकार से कि इस बार कुछ ना कुछ होगा। खाली एक वर्ग को ना देखते हुए जो मिडिल क्लास के लिए जो अवसर का मुहैया कराया जा सके, तो इस बजट में उस पर बहुत ज़्यादा जोर है कि जो नई टेक्नोलॉजी को लेकर जहाँ से भी उनके लिए जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप में हो सकता है, जैसे एमएसएमई पे जोर है, जो चल रही हैं वो चल रही हैं, उनमें जो मदद देनी उसकी भी व्यवस्था है, लेकिन जो नई एमएसएमईज बन सकें, साथ ही साथ उसमें जो एम्प्लॉयज़ लगेंगे, एचआर लगेगा, उनकी व्यवस्था कैसे करें, उनकी स्किलिंग और रीस्किलिंग कैसे करें, उस पर भी जोर है। तो ये ऐसा नहीं कि खाली सैलरी क्लास है, जो एंटरप्रेन्योर क्लास है मिडिल क्लास का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है। सर, मैं कल आपका जो प्रेजेंटेशन था वो सुन रहा था, आपका भी जो फोकस था वो ग्रोथ पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, क्योंकि सरकार के पास के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस 2 हैं जो सामने दिखते हैं, एक तो है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है इन्फ्लेशन। तो सर ये जो बजट, कल आपका एक्सपेक्टेशन था, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया, तो आपको लगता है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की आप बात कर रहे हैं वो इस बजट से पूरी हो पाएगी, क्योंकि कैपेक्स को काफ़ी बढ़ाया गया है? देखिए, 3-4 तरीके से हम लोग आर्थिक व्यवस्था को सपोर्ट करेंगे। एक है कि जो विकास दर है उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जब तक विकास दर एक स्तर से ऊपर नहीं जाएगा तब तक नौकरियां जनरेट ही नहीं हो पाती हैं। तो एक है कि हमने कैपेक्स की बात की, दूसरे ओर हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप इत्यादि, जिससे कि लोग नए बिजनेस खड़े कर पाएँ और उनसे भी जो नौकरियां हैं उत्पन्न हो। तो ये एक तरीका है। दूसरा है कि कल भी मैंने समीक्षा में भी इसका उल्लेख किया कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जहाँ जो क्षेत्र है जिस पे इस महामारी की सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ी है वो सेवाएं जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव हैं। तो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेवाएं जैसे लीजिए पर्यटन, होटल वगैरह, वो सब टाइप के जो सेवाएं हैं, तो उनको किस तरीके से सपोर्ट किया जाए। एक तो है, इसमें आपने देखा होगा, एक 50,000 करोड़ का एक स्पेशल स्कीम बनाया गया है जो सिर्फ इस वर्ग के लिए, जो होटल्स को दिया जा रहा है सपोर्ट की तरफ से, गारंटी की तरफ से। दूसरा है कि हम लोगों ने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया है वो बहुत ज़रूरी है कि अंत में कॉन्टैक्ट बेस्ड सेवाओं को खोलना पड़ेगा
आप इसको बाहर से वित्तीय तरीके से या किसी और तरीके से जितना भी उसका सपोर्ट करें उससे लाभ नहीं होगा, अंत में उसको खोलना पड़ेगा। तो ये वैक्सीनेशन का जो एक प्रक्रिया है, और आपने देखा है कि हम लोग कितने करोड़ों लोगों को एक बार में वैक्सीनेट कर पाए, तो इससे मुझे ये लग रहा है कि इस आने वाली वित्तीय वर्ष में हम लोगों में इतना मतलब कॉन्फिडेंस होगा कि हम लोग इन सेवाओं को खोल पाएंगे, और एक बार इनमें एक गति वापस आ जाए तो देखेंगे कि हम लोग फिर बहुत दूसरे चीज़ें भी करवाएंगे। ये गारंटी स्कीम का इस्तेमाल कर पाएंगे, उड़ान स्कीम से जो ऑलरेडी एक्सपेंशन हो चुका है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। याद रखिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बनाने, ये मतलब मांग बढ़ाने के लिए नहीं, ये औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, और उसका जो सप्लाई साइड बेनिफिट है वो भी आने लगेगा। तो ये सब मिला के मेरे ख्याल से एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। सर कौन कौन से ऐसे आपको सेक्टर लग रहे हैं जो फिस्कल 22-23 के लिए एक ग्रोथ ड्राइवर होंगे? क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा कि फार्मा ने अच्छा किया, या फार्मा इंस्ट्रूमेंट्स या मेडिकल डिवाइसेस ने अच्छा किया, सोलर ने अच्छा किया। तो इस साल आपको कौन से ऐसे सेक्टर्स लग रहे हैं जो एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें, दूसरा एक ग्रोथ ड्राइवर में? तो हम तो शुरू से ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग निजी निवेश को क्राउड इन कर पाएँ। मतलब एक इसमें आर्थिक व्यवस्था में एक बार एक मोमेंटम आ जाए तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो निवेश किया जा रहा है उसको लेवरेज करके निजी निवेश का भी एक मोमेंटम वापस आए। तो इसी के लिए आपने देखा होगा एक साल करके हम लोगों ने जो विभिन्न जो प्रोग्राम्स है, स्टार्टअप्स, विभिन्न को जो टैक्स बेनिफिट वगैरह है, एक साल के लिए बढ़ा दिया, क्योंकि हम समझते हैं कि ये महामारी काल में बहुत लोगों ने इसका लाभ उठा नहीं पाए होंगे, लेकिन हमने इनको बढ़ा दिया। तो एक साल कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा हम लोगों ने फिर उनको उतना स्पेस दिया है जिससे वो अभी फिर से निवेश बढ़ सके। बिल्कुल सर, जैसे सर निवेश की बात कह रहे हैं, इस साल हमने देखा कि सबसे ज़्यादा IPOs बाजार में आए हैं, और उम्मीद की जा रही है कि ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन सर पूरे बजट में पहली बार ऐसा देखा गया कि ना सेबी का नाम आया, ना RBI का नाम आया, सिर्फ एक रेगुलेटर IFSC CA का नाम आया। तो सर सेबी की तरफ से भी काफ़ी डिमांड्स थी, कैपिटल मार्केट की तरफ से भी काफ़ी डिमांड थी, कमोडिटी मार्केट प्लेयर्स की तरफ की काफ़ी डिमांड थी। सर उस पर किसी पे भी इस बजट में चर्चा नहीं हुई सर। मैं इस बात को आपके सामने लाना चाहूँगा कि इसमें RBI का नाम नहीं आया, ये ऐसा नहीं है। सेबी का नाम नहीं आया, RBI का तो नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनकी जो डिजिटल रूपी वो इसमें शुरू करेंगे। और साथ ही साथ एक बिंदु पे आप और ध्यान दें, जहाँ पर नाम नहीं लिया गया है, कि जहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग मिडिल क्लास के लिए आपने बात करी, सैलरीड मिडिल क्लास, जिसमें वो मिडिल क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो भी एक सैलरीड क्लास है, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे उसकी मुहैया कराई जा सके, वो शहरों में एक समस्या है। उसके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो आसानी से भूमि मिल सके जो बिल्डर्स हैं उन्हें, साथ ही साथ जो कैपिटल है, जो बनाने के लिए पैसा है, वो ज़्यादा मिल सके और कम पैसों में मिल सके, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन जिसे कहते हैं। तो उसमें एक बड़ा स्पष्ट तौर पे है कि उसमें जो रेगुलेटर्स हैं, ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं, उनके साथ बातचीत के द्वारा कि कैसे वो कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन कम हो सकता है, उसके बारे में सरकार का ध्यान होगा, उस बारे में इस वर्ष में काम किया जाएगा। सर एक इनविट्स एक बड़ा मार्केट बन रहा है देश के अंदर, लेकिन उसमें एक टैक्सेशन की बड़ी प्रॉब्लम थी। वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि यदि आप सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो 36 मंथ, इन्विट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 36 मंथ, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो 12 मंथ का LTCJ लगता है। तो सर यदि छोटे छोटे टिकर पॉइंट्स हो जाते हैं तो हो सकता था कि बाजार और वैसे पॉजिटिवली रिएक्ट किया और पॉजिटिवली रिएक्ट करता। सर देखिए, ऐसा है कि जो एक छोटा सोल्यूशन या आज की समस्या है उसे सॉल्व करने की बजाय, ये आप ध्यान दें कि जहाँ पर प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल की बात है, तो प्राइवेट इक्विटी इन्विट के तौर पे काफ़ी आती है। तो वहाँ पर ये बात हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ एक सभा करी थी दिसंबर में, जहाँ पर उस क्षेत्र के जो दिग्गज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, उन्होंने आके कहा था कि एक उसकी जो इकनॉमिक्स है, जो फाइनेंशियल्स हैं, उसे आप पूरी तरह से एक समझिए और क्या उसमें किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, एक बड़ा स्पष्ट तौर पे एक बातचीत हो, एक डायलॉग हो। उसके लिए एक हाई पावर कमेटी जो है, एक्सपर्ट कमेटी, वो बनेगी उसमें। उससे फिर सॉल्यूशंस निकलेंगे जो एक
एक मीडियम टर्म में उसे सॉल्व कर सके, रादर देन कि आज एक समस्या आई है वो आज सॉल्व करेंगे, कल की समस्या कल करेंगे। तो एक उसमें एक समझबूझकर और एक सुदृढ़ स्टेप लिया जा सके। सर हमारे साथ आज दोनों जने हैं, एक जो पॉलिसी पे आपको एडवाइस करते हैं, एक जो आप पॉलिसी बनाते हैं। तो क्रिप्टो एक आज के समय में एक बड़ा इशू है सर। आज आपने टैक्स लगा दिया, मतलब टैक्स पहले से था लेकिन अब आपने स्पेसिफाई कर दिया कि 30% होगा। लेकिन सर ओवरऑल क्या माइंड में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके चल रहा है, या जो आरबीआई कह रहा है वो सही है कि बैन करना ही एक सॉल्यूशन है, अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे एक सवाल हो जाएगा? सर पहले मैं सर से इसका आंसर लूँगा, उसके बाद सर मैं आपसे इस बात का जवाब दूँगा। तो आप अगर देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, एक तो है इसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। वो सिर्फ भारत नहीं कर सकता, वो पूरा दुनिया में बैठ के करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लाउड में क्रिप्टो एसेट्स का जो मार्केट है वो तो क्लाउड में है। तो ज़रूरी है कि एक इंटरनेशनल अरेंजमेंट हो, तो उस पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे। लेकिन अभी एक चीज़ को स्पष्ट कर दिया गया है कि कैपिटल गेन्स इस पे लगेगा। वैसे पहले भी इसका होना चाहिए था लेकिन लोग स्पष्ट नहीं थे, अब स्पष्ट तरीके से बता गया और किस रेट से किया जाएगा, ये एक है। दूसरा है कि फिर एक टर्नओवर टैक्स भी डाला गया है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि इससे हमको इसमें जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने लगेगा। तो इसमें एक लाभ है कि फिर हम लोग आगे जाके जब रेगुलेट करेंगे तो हमको मोटा मोटा मालूम होगा कि इसका सिस्टम कैसे चलता है। ये तो एक धारा है। दूसरी बात यह है कि जो ये टेक्नोलॉजी है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, इसके बहुत सारे इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका लाभ लेने के लिए आरबीआई की तरफ से एक डिजिटल रुपी को भी डाला जाएगा, वो ब्लॉकचेन के आधार होगा। तो जिससे जो अब इनोवेशंस के बारे में लोग कह रहे थे ब्लॉकचेन के आधार पे अब आप आरबीआई के रुपी से ही कर दीजिए, डिजिटल रुपी से कर दीजिए। सो दोनों तरीके से हम लोगों ने इसको मैनेज किया है। लेकिन हाँ, एक ओवरऑल रेगुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत है, उस पर बातचीत चल रही है और दुनिया भर में इंटरनेशनल स्तर पे चल रही है। सर कौन होगा रेगुलेटर? नहीं, पहले आप इस बारे में कि हम उससे बात करें कि कौन रेगुलेटर होगा। एक ये डिजिटल एसेट्स जो हैं, इसका किस तरह से ये आता है, इसमें क्या संभव है, दो रास्ते बताए जा रहे हैं कि एक तो यह है कि बैन कर दो, दूसरा है रेगुलेट कर दो। रेगुलेट कितना करो, क्या करो, वो डिटेल्स हैं। लेकिन इसमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि खाली एक देश इसे बैन नहीं कर सकता है, ना ही रेगुलेट कर सकता है। एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग बनने की बहुत ज़रूरत है और जो इकोनॉमीज़ हैं, सारे देश हैं, उनके कोऑपरेशन के साथ ही हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी सिडनी कॉन्क्लेव में नवंबर के महीने में उस बात को कहा था। अभी जनवरी में उन्होंने फिर इंटरनेशनल फोरम में इस बात को रखा है और इस बारे में देश के विभिन्न देशों के साथ चर्चा हो रही है। अभी हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भी उन्होंने 2022 में इसके ऊपर वो अपना काम कर रहे हैं और G20 में भी इस वर्ष में काफ़ी चर्चा होने की इस पर उम्मीद है कि उसे कैसे कंसेंसस हम बना सकें। इसका मैं उदाहरण दूं कि अगर किसी कंट्री ने बैन भी किया है तो अब ये तो चीज़ वो इंटरनेट पे है और तो इसे बैन करना तो फिज़िकल नहीं है कि बैन कर दिया है, अनलेस कि कोई हो कि भाई हर डिवाइस को हम मॉनिटर कर रहे हैं, वो तो ना ही संभव है और ना ही डिज़ायरेबल है वो। तो बैन भी जो है वो बगैर सारे देश मिलके करें तब बैन हो सकता है। इसी तरह रेगुलेशन जो है, चूँकि ये क्रॉस बॉर्डर इसका मूवमेंट होता है, तो इसमें भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ ही हो सकता है। इस समय वित्त मंत्रालय और हमारी चर्चा दूसरे देशों के साथ भी है, जो भी इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे IMF है या FSB है या वर्ल्ड बैंक है, जो लोगों ने इस पे काम किया है, उनके साथ अभी हम डायलॉग पे चल रहे हैं कि वो किस तरह से इस समय विचारधारा क्या बन रही है और आगामी महीनों में G20 में भी हम लोग वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें कंसेंसस बन सके, वो प्रयास है। तो मतलब उम्मीद करें कि 2022 के अंदर क्रिप्टो पे एक बिल टेबल हो सकता है, पास होगा नहीं होगा वो तो समय बताएगा। उसमें काम चल रहा है कि मतलब ये एक रिलेशन की खाली एक उस पर एक बैंडेड सोल्यूशन नहीं लग सकता है, एक परमानेंट उसका जो सोल्यूशन है बैंडेड का, ये नहीं कि उसमें कुछ
उसके लाभ भी हैं और कुछ उसके साथ कंसर्न्स भी हैं। तो उसका क्या एक परमानेंट वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या एक पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या होगा, ए बैलेंस पॉलिसी रिस्पॉन्स विच इज़ लास्टिंग and which serves the needs of the economy, at the same time it takes care of the concern, तो उस पर भी हमारा विचार और कंसल्टेशन चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए। और ये थे हमारे साथ DAE सेक्रेटरी और प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो बता रहे थे कि बजट के अंदर उन्होंने क्या बड़े फैसले लिए हैं, इसका फ़ायदा किन किन लोगों को होगा।